सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर नंबर 9। इसको क्विकली रिवाइज करेंगे। स्टार्टिंग से बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139। हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है बनती है तो उस केस में जो है वो फर्म को या एक इंडिविजुअल को जो है ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है। जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है वो फर्स्ट एजीएम से जो है 6th एजीएम तक अपॉइंट किया जाता है। अगर कंपनी नई इनकॉर्पोरेट हुई है तो डेफिनेटली वो पहला ऑडिटर अपॉइंट करेगी और वो ऑफिस को जो है फर्स्ट एजीएम तक होल्ड करके रखेगा। फिर फर्स्ट एजीएम में उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है, किसी और को भी किया जा सकता है और तब जो है ये 5-5 साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है। कौन ऑडिटर को सेलेक्ट करेगा? देखिए, अगर ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट करती है तो ऑडिट कमेटी जो है सिर्फ रिकमेंड करेगी, ऑडिट कमेटी सेलेक्ट नहीं करेगी। दे विल ओनली रिकमेंड टू द बोर्ड। बोर्ड चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, बोर्ड चाहे तो उन्हें वापस भेज सकता है कि नहीं हम इस रीजन की वजह से इस पर्टिकुलर फर्म को नहीं ले सकते। कारण कुछ भी हो सकता है, उनकी कैपेसिटी कम है, उनमें एक्सपीरियंस कम है या फिर कोई और बेटर फर्म वो रिकमेंड कर सकते हैं। अगर ऑडिट कमेटी बात मान गई तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं मानती तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि हम डिसएग्री कर रहे हैं और अपना रिकमेंडेशन जो है मेंबर्स को भेजेंगे कि हम इनको सेलेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बाकी सभी केसेस में जहाँ पर ऑडिट कमेटी नहीं है वहाँ पर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही जो है अपॉइंट करेंगे। तो जो भी ऑडिट कमेटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो भी अपॉइंट कर रहे हैं, जो भी केस है उस केस में वो फर्म का जो है डेफिनेटली क्वालिफिकेशन वगैरह चेक करेंगे और साइज़ वगैरह क्या है, हमारा काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक्सपर्टीज़ है नहीं है, वो चेक करने के बाद ही उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। साथ ही वो ये भी चेक करेंगे क्या उस फर्म या इंडिविजुअल सीए के अगेंस्ट में कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का कोई मैटर तो नहीं चल रहा है ईसीआई के बिफोर, तो वो सभी चेक करना होता है। साथ ही में वो और इन्फॉर्मेशन वगैरह मंगवा सकते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। ऑडिटर जो है वो भी पहले एक सर्टिफिकेट देगा। अगर इंडिविजुअल है या फर्म है दोनों को अपॉइंट कर सकते हैं तो वो भी एक सर्टिफिकेट देगा कि मैं एलिजिबल हूँ एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, मेरा अपॉइंटमेंट जो है वैलिड है, मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ। साथ में जो एक्ट के तहत जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है उसके हिसाब से उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है। साथ ही में जो है जो भी लिमिट है हमारी जो पर्टिकुलर एक्ट में लिखी है कि इससे ज़्यादा आप ऑडिट नहीं कर सकते, जो हम आगे पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा उसकी ऑडिट नहीं है, साथ में उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग वगैरह नहीं चल रही है, या जो भी डिटेल दी है उसने वो ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड करेक्ट दी है। तो ये सारी बातें वो बताएगा, एक सर्टिफिकेट देगा और उसके बाद अगर वो डेफिनेटली एलिजिबल है, क्वालिफाई करता है, डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो उस केस में जो है उसे अपॉइंट कर लिया जाएगा। कम्युनिकेशन टू ऑडिटर, जब वो कंपनी अपॉइंट करेगी ऑडिटर को तो डेफिनेटली उसको एक नोटिस देना होगा सच अपॉइंटमेंट का। किसको? रजिस्ट्रार को देना होगा। डेफिनेटली ऑडिटर को भी कम्युनिकेट किया जाएगा पर रजिस्ट्रार में भी सबमिट होगा कि हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। फॉर्म नंबर ADT 1 है और 15 दिन में जो है ये आपको देना होता है। अपॉइंटमेंट में रीअपॉइंटमेंट भी आता है, तो ऑडिटर को रीअपॉइंट कर रहे हो तो भी ADT 1 फॉर्म ROC के पास सबमिट होगा। टर्म ऑफ ऑडिटर क्या है? देखिए, टर्म ऑफ ऑडिटर जो है 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद 5 साल के लिए आप और कर सकते हैं। बट ये जो टर्म है यानी कि जो एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि सिर्फ 5 साल के लिए कर सकते हैं अगर इंडिविजुअल है तो, या 5-5 साल की 2 टर्म के लिए कर सकते हैं अगर फर्म को अपॉइंट कर रहे हो तो, ये सभी कंपनीज़ के लिए नहीं है। जो छोटी कंपनीज है वो तो एक ही ऑर्डर को हमेशा के लिए रख सकती है। हाँ जी, तो भैया किसके लिए लिमिट है? लिस्टेड कंपनीज के लिए। किसके लिए लिमिट है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। प्राइवेट कंपनी जो है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या बाकी सभी कंपनी जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल तो इससे कम है पर पब्लिक बोरोइंग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक से या पब्लिक से जो डिपॉजिट लिया है वो सब मिलाकर 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें अगर मीट होती है, इनमें से कोई भी कंपनी आती है तो वहाँ पर ये कंडीशन लगेगी 5-5 साल की, अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं लगेगी। अब जहाँ पर ये कंडीशन लगती है तो वहाँ पर जो टेन्योर है 5 साल का हो गया एक इंडिविजुअल ऑडिटर का, उसके बाद उसे जो है 5 साल का कूलिंग पीरियड रखना पड़ेगा, यानी कि कंसिक्यूटिवली लगातार 5 साल के लिए वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता है। जहाँ पर फर्म है वो 5-5 साल के 2 पीरियड के लिए अपॉइंट हो सकती है और उसके बाद 5 साल के लिए उसे ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा कंटिन्यूसली, राइट। तो ये कंटिन्यूस पीरियड है। फर्दर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है कि अगर भैया 2 फर्म में कॉमन पार्टनर हैं, एक पार्टनर इस फर्म का भी है उस फर्म का भी है, तो ये नहीं हो सकता कि आप इस फर्म का इसका 5 साल कंप्लीट हो गया तो आप इसको जो है ऑडिट दोगे, नहीं दोगे। ये भी नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पर जो आपका ऑडिट कर रहा था पार्टनर, वो पार्टनर जो है 5 साल होने के बाद किसी और फर्म में चले गया तो वो तो कॉमन पार्टनर नहीं था, वो कहीं और चले गया, पहले तो नहीं था बाद में चले गया और फिर आपने उस फर्म को ऑडिट दे दिया, वो भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। ये जो भी लिखा हुआ है 5-5 साल के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा, इससे कहीं भी जो है कंपनी के राइट्स नहीं जाते, ऑडिटर के राइट्स नहीं जाते। ऑडिटर चाहे तो हट सकता है बीच में ही, 5 साल के लिए अपॉइंट करा है बीच में भी हट सकता है, रिजाइन भी कर सकता है, या फिर 1 साल पूरा होने के बाद या 2 साल पूरा होने के बाद AGM में जो है वो भी हट सकता है। और साथ में जो कंपनी है वो भी जो है पहले भी हटा सकती है। अगर कंपनी बीच में हटाना चाहेगी, कोई भी साल पूरा होने से पहले हटाना चाहेगी तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी, जो रीजनल डायरेक्टर को शायद पावर दी गई, हम आगे देखेंगे। और अगर पूरा साल होने के बाद हटाएगी तो हटा सकती है, उसके बारे में आगे लिखा होगा। फर्स्ट ऑडिटर का मतलब कौन होता है? जो कंपनी का पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं जनरली 30 दिन में करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाते तो फिर मेंबर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में करेंगे। जी हाँ, पहला ऑडिटर जो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ही है, ऑर्डिनरी बिजनेस ही आप कहते हैं, बट फर्स्ट ऑडिटर जो है इसके लिए AGM नहीं ना होगी, AGM तो बाद में होगी। AGM एक ही बार होती है तो वो बाद में होगी। यहाँ तो आपको जरूरत पड़ गई पहला ऑडिटर अपॉइंट करने की, तो इसलिए आप जो है फर्स्ट ऑडिटर EGM में अपॉइंट करते हैं, जो 90 डेज में आपको अपॉइंट करना होगा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज में नहीं कर पाते हैं।
जो गवर्नमेंट कंपनी होगी उस केस में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो 60 दिन में अपॉइंट करेगा। अगर वो नहीं कर पाता तो नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। अगर फिर बीओडी नहीं कर पाते तो अगले 60 दिन में जो है कंपनी के मेंबर्स करेंगे, ईजीएम में अपॉइंट करेंगे। कैजुअल वैकेंसी की बात करते हैं। कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है कि अगर ऑडिटर किसी कारणवश इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, या फिर अनसाउंड माइंड हो गया, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, तो उससे क्या होगा, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी। हाँ, अगर उसने रिजाइन कर दिया तब भी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी, यानी बीच में वैकेंसी क्रिएट हो गई, वैकेंसी बोलते हो ना आप, तो 30 डेज में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। बट अगर रेजिग्नेशन से जो है क्रिएट हुई है कैजुअल वैकेंसी, तो उस केस में जो है जनरल मीटिंग में आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, जो कि 3 महीने में जो है जनरल मीटिंग कराकर आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कराकर भी जो है आप अपॉइंट कर सकते हैं नए ऑडिटर को, क्योंकि पहले चले गए हैं। जो भी कैजुअल वैकेंसी वाला ऑडिटर आएगा वो सिर्फ नेक्स्ट एजीएम तक ही जो है होल्ड करेगा, डायरेक्टली उसका 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट नहीं होगा, नेक्स्ट एजीएम तक ही होगा। जो गवर्नमेंट कंपनी है उस केस में क्या होगा, कैजुअल वैकेंसी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है फिल करेगा, नहीं कर पाता तो अगले 30 दिन में जो है क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेंगे, राइट। आगे बात करते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर की। देखिए, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का मतलब क्या है कि जब भी ऑडिटर का टेन्योर खत्म हो जाएगा तो कंपनी जो है अनदर ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। जो इनकमिंग ऑडिटर होगा वो किसी भी तरह से पुरानी फर्म से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, सेम नेटवर्क फर्म में नहीं आना चाहिए। यानी आरएसएम मैंने बोला तो एक नेटवर्क इंटरनेशनल फर्म है, तो एक फर्म उसकी है, दूसरी फर्म उसकी है, सभी उसकी उसी नेटवर्क की फर्म है, तो पहले एक को अपॉइंट कर लिया फिर दूसरे को कर लिया, वो नहीं चलेगा। ये यहाँ पर बात लिखी हुई है। आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करी गई है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, तो देखिए जो है सीएजी जो है वो अपॉइंट करता है और हर साल जो है 180 डेज़ के लिए अपॉइंट करता है। तो यहाँ गवर्नमेंट कंपनी ने 5-5 साल का क्राइटेरिया नहीं दे रखा, हर साल जो है अपॉइंट कर रहा है कौन, सीएजी 180 डेज़ में। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, तो 30 सितंबर तक अपॉइंट करेगा। वो ऑडिटर जो होगा वो अगले साल जो भी एजीएम होगी तब तक ऑफिस होल्ड करके रखेगा, राइट। तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में या जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है होल्डिंग है, उन सभी केसेस में सीएजी अपॉइंट करता है। रीअपॉइंटमेंट जो है रिटायरिंग ऑडिटर की आप कर सकते हैं। रिटायरिंग ऑडिटर का मतलब कौन सा है, जिसके 5 साल कंप्लीट हुए वो नहीं, हर साल ऑडिटर रिटायर होता है फिर रीअपॉइंट होता है, रिटायर होता है फिर रीअपॉइंट होता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है, क्योंकि रेटिफाई करना होता है ना उसका अपॉइंटमेंट हर साल। तो वहाँ पर जो है रिटायरिंग ऑडिटर को ही आप अगले साल रीअपॉइंट करेंगे। आप पहले ही 5 साल के लिए अपॉइंट कर लिया, बट हर साल रेटिफाई करते रहेंगे। कब करते रहेंगे, अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है फॉर रीअपॉइंटमेंट, ही हैज़ नॉट गिवन कंपनी अ नोटिस इन राइटिंग ऑफ हिज अनविलिंगनेस टू अपॉइंट। वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, उसने कंपनी को नोटिस नहीं दिया कि मुझे अपॉइंट मत करो। किसी मेंबर ने स्पेशल रेजोल्यूशन की दरख्वास्त नहीं लगाई कि भैया इसको ऑडिटर को अपॉइंट मत करना या इसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना, उस केस में हम रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। हाँ, अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं किया गया तो उस केस में रिटायरिंग ऑडिटर ही जो है आगे कंटिन्यू करते रहेगा, प्रोवाइडेड उसका वो 5 साल 10 साल वाला जो है क्राइटेरिया है फुलफिल ना हुआ हो। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, देखिए आप रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ, कंपनी जो है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगी, अगर ऑडिटर को बीच में रिमूव करना चाहती है, यानी पूरा टेन्योर होने के पहले रिमूव करना चाहती है। आपने अपॉइंट करा 5 साल के लिए, फिर 1 साल पूरा हो गया, तब आप डेफिनेटली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हटा सकते हो, दूसरे को अपॉइंट कर सकते हो। बट दूसरा साल स्टार्ट हुआ तो दूसरा साल पूरा होने के बाद हटा सकते हो, यानी एजीएम पर हटा सकते हो। जब उसने टेन्योर पूरा कर लिया फिर आप हटा सकते हो, भले ही 5 साल के बीच में आ रहा है, बट आपने उसका अगला साल स्टार्ट हुआ और फिर बीच में फिर हटाना चाहते हो, समझ रहे हो। तो हो सकता है उसने कुछ ऐसा चीज़ पकड़ ली हो कि जिसकी वजह से आपको लगे इसको हटाओ दूसरे को लाओ। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, जो कि पावर जो है रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट करी हुई है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो पहले स्पेशल नोटिस लगेगा, उसके बाद बोर्ड मीटिंग आएगी, बोर्ड मीटिंग के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेंगे, जिसका फॉर्म है ADD2 मतलब रीजनल डायरेक्टर को जाएगा। उसके बाद जो है 30 डेज़ में आप सेंड कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी उसे। अप्रूव करने के बाद जो है ऑडिटर जो है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑडिटर को मिलेगी कि भाई तुम भी बताओ, तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल सकते हो। और उसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर को रिमूव किया जाएगा और नए ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। अब ऑडिटर चाहे तो वो भी रिजाइन कर सकता है, जैसे अभी रिज़ाइन करा है कई कंपनीज़ में, और कारण उसका दे दिया कि भैया फ़ीस कम है, तो हम जो है कोविड के चलते फीस हमारी बढ़ा नहीं रहे आप कोविड के चलते, तो हम जो है रिज़ाइन कर रहे हैं। हालांकि हो सकता है मैटर कुछ और ही हो, सेबी ने नोटिस भेज दिया भाई क्यों रिज़ाइन किया है, क्या कारण है, तो ये चक्कर पड़ रहे हैं। तो अगर आप जो है रिज़ाइन करना चाहते हैं तो उस केस में एक फॉर्म नंबर है ADD3, जैसे यहाँ पर है ना ADD2 कंपनी रिमूव करना चाहती है, आप भी तो हट सकते हो। ADD3 कब हट रहे हो आप, बीच में हट रहे हो, पूरा टाइम पीरियड होने के बाद नहीं हट रहे, बीच में हट रहे हो, ऑडिट स्टार्ट हो गया अगले साल का, बीच में हटना चाहते हो, तो क्या होगा, फाइल फॉर्म ADD3 विद द कंपनी एंड ROC विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ऑडिटर शैल इंडिकेट द रीजन एंड अदर फैक्ट्स एज मे बी रिलेवेंट टू हिज रेजिग्नेशन। यानी 30 डेज़ में जो है वो फाइल कर देगा, वो भी अपना कंपनी और ROC को बता देगा मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी बस CAG को भी बता देगा, बस ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि CAG अपॉइंट वगैरह करते हैं तो उसको भी बताएगा, कंपनी को बताएगा, ROC को बताएगा। अगर कॉन्ट्रावीन किया जाएगा ऊपर वाले प्रोविजन से तो पेनल्टी लगेगी 50,000 या फिर ऑडिटर की रेमुनरेशन विच एवर इज लेस। अब रेमुनरेशन 5,000 ही ले रहा है बंदा तो 5,000 की पेनल्टी लगेगी। कंटिन्यूइंग फेलियर तो 500 रुपये पर डे लगते रहेगा, बट 5 लाख से ज़्यादा नहीं जाएगा। अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, जी हाँ ये हो सकता है, आप ऑडिटर के अलावा किसी और को अपॉइंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर टेन्योर जो है कंप्लीट नहीं हुआ उसके बाद भी आप चाहें तो स्पेशल नोटिस चाहिए होगा, आप रेजोल्यूशन पास करिए और रेजोल्यूशन AGM में पास कर आप किसी और को अपॉइंट कर सकते हैं, एनी पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, सिंपल है।
स्पेशल नोटिस में लिख कर भेजिए कि हम किसी को अपॉइंट करना चाहते हैं अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, और फिर एजीएम में नॉर्मल बिजनेस है, आप अपॉइंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद कंपनी जो है रेजोल्यूशन की कॉपी जो है वो ऑडिटर को भेज देगी कि भाई आपने टेन्योर पूरा कर लिया, बट अगले साल हम किसी और को रखना चाहते हैं। ऑडिटर चाहे तो अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि भाई मैं जाने से पहले अपनी जो बात कहना चाहता हूँ मेंबर्स को कह देता हूँ कि मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है और मैं सब कुछ जो है सही कंडक्ट करा है, और सारी चीज़ें जो है जो भी वो बोलना चाहता है बोल सकता है, या इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है मेंबर्स को दी जाएगी, नहीं दी जाती तो एजीएम में पढ़ी जाएगी। और अगर उन्हें लगता है कि भैया कुछ ना कुछ वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्राइब्यूनल को आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई ये ऑडिटर तो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा कंपनी के बारे में कि मेंबर्स भड़क जाएंगे, ऐसा कुछ है, इसने जो रिप्रेजेंटेशन दी हम पढ़ना नहीं चाहते, तो फिर जो ट्राइब्यूनल है वो रुकवा भी सकता है इसको। ऑडिटर एक्ट इन फ्रॉडलेंट मैनर, भैया फ्रॉडलेंट मैनर का मतलब क्या है? देखिए ट्राइब्यूनल चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, अगर वो सेटिस्फाइड है कि भैया ऑडिटर ने जो है फ्रॉड करने की कोशिश करी है, कंपनी के डायरेक्टर या केएमपी लोगों से जो है मिलकर जो है फ्रॉड करने की कोशिश करी है, तो क्या होगा? वो ऑर्डर पास करेंगे। आपने अप्लाई करा, 15 दिन में ऑर्डर पास हो जाएगा, तो क्या होगा? ऑडिटर जो है 5 साल तक किसी कंपनी को ऑडिट नहीं कर पाएगा, और साथ में धारा लगेगी 447 यानी फ्रॉड की। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कौन ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं? सेक्शन 141। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में है वो हो सकता है, अगर फर्म है तो उसमें मेजॉरिटी पार्टनर जो है प्रैक्टिसिंग होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए, तो फिर वो भी अपॉइंट हो सकते हैं, बट साइन वही करेगा जो एलिजिबल है। हो सकता है ना कि एक सीए फर्म में जो है एक लॉयर को भी पार्टनर बनाया हो सकता है एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को भी पार्टनर बनाया हो, बट मेजॉरिटी पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने चाहिए, सीएस होने चाहिए, तो वो फर्म जो है सीए फर्म मानी जाएगी। मेजॉरिटी पार्टनर जहाँ पर सीए हैं तो वहाँ पर जो है आप अपॉइंट कर सकते हैं। जो पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे वही साइन करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन में कौन कौन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, देखिए कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अपॉइंट नहीं हो सकती है, यानी फर्म ही हो सकती है। हाँ एलएलपी हो सकती है, बट बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकती है। इंटरनल ऑडिट कर सकती है कंपनी, जी हाँ, स्टैट ऑडिट नहीं कर सकती है। कंपनी का खुद का एम्प्लॉय है, ऑफिसर है, वो स्टैट ऑडिट नहीं कर सकता। इसमें इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, इंडिपेंडेंस इज मस्ट। वैसे तो हर ऑडिट में इंडिपेंडेंस चाहिए, बट स्टैट में तो बहुत ही ज़बरदस्त चाहिए इंडिपेंडेंस। कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके ऑफिसर एम्प्लॉय का वो बंदा एम्प्लॉय है या वो बंदा पार्टनर है या उससे जुड़ा हुआ है, या फिर अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और पार्टनर, वो खुद उसका रिलेटिव या पार्टनर। रिलेटिव की डेफिनेशन देख लेना, स्टार्टिंग में मैंने आपको रिलेटिव की डेफिनेशन बताई है। तो अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और पार्टनर जो है, अगर वो सिक्योरिटी होल्ड करके रखता है, कंपनी में रखे या कंपनी की सब्सिडरी में रखे या होल्डिंग में रखे या होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी है या उसकी एसोसिएट कंपनी है कंपनी की, तो यानी कि 3-4 चीज़ें हो गई, सब्सिडरी, होल्डिंग, होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी। इसमें अगर वो बंदा खुद या उसका रिलेटिव या पार्टनर 1 लाख या उससे ज़्यादा की फेस वैल्यू की सिक्योरिटी रखते हैं, तो आपको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा, करेक्ट करो, नहीं तो फिर अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर इंडेप्टेड हैं ये बंदे, इंडेप्टेड इन पे कर्ज चढ़ा हुआ है, तो उस केस में जो है 5 लाख से ज़्यादा का कर्ज होगा तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर इन्होंने गारंटी दी हुई है, खुद पे तो कर्ज नहीं चढ़ा बट किसी और के लिए गारंटी दी कि भाई वो नहीं दे पाया तो मैं दूंगा, और 1 लाख से ज़्यादा रुपये की गारंटी दे दी, तो भी जो है इंडेप्टनेस की बराबरी हो गया। ये किसी और की इंडेप्टनेस के लिए आपने गारंटी दे दी है, तो भी आप जो है ऑर्डर अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। प्लस अगर आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप है प्रोफेशनल कैपेसिटी के अलावा, यानी प्रोफेशनल कैपेसिटी में आप कुछ और भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या मान लो कि मैं ब्रिटानिया का जा रहा हूँ, मैंने उसका कोई बिस्किट खरीद लिया तो मैं उसका कस्टमर हो गया ना, या मैंने उससे कोई और सर्विसेज ले ली किसी कंपनी से, तो ठीक है, बट वो तो मैं नॉर्मल कस्टमर की तरह काम कर रहा हूँ ना। तो उस केस में अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पर ट्रांजेक्शन हुई है या प्रोफेशनल सर्विसेज मैंने दी है या लिया है कुछ, तो वो तो ओके है। बट उसके अलावा कोई और रिलेशनशिप है, बिजनेस का मिलकर धंधा करेंगे, ऐसा कोई रिलेशनशिप है, तो भैया काम नहीं चलेगा, आप ऑडिटर उस कंपनी के नहीं हो सकते। जहाँ पर आपका ही रिलेटिव वहाँ पे डायरेक्टर है या कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में ऐसा डायरेक्टर या केएमपी, नॉर्मल बड़ी बड़ी कंपनीज में देखो एम्प्लॉय तो हो सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है, बट टॉप पोजीशन पे उस कंपनी का आप नहीं कर सकते ऑडिट। अगर कोई बंदा जो है फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं और है, या फिर जो पार्टनर है उसमें 20 कंपनी से ज़्यादा ऑडिट कर दिए, किन कंपनीज की? अदर देन 1 पर्सन कंपनी, यानी अनलिमिटेड 1 पर्सन कंपनी की ऑडिट कर सकते हो, स्मॉल कंपनीज की कितनी भी ऑडिट कर सकते हो, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, कितनी भी ऐसी प्राइवेट कंपनी की ऑडिट कर सकते हो। तो 20 की लिमिट कहाँ लगी है? इनके अलावा लगी है 20 की लिमिट। तो यानी कि जब भी प्राइवेट कंपनी में सोचते हैं इतनी सारी कंपनी की ऑडिट कैसे करते हैं 100 कंपनी की, जब 20 की लिमिट है, अरे तो वो छोटी छोटी कंपनीज है, उसमें लिमिट ही नहीं है। इन कंपनीज के अलावा जो कंपनीज है वहाँ पर लिमिट है 20 की, तो वो 20 से ज़्यादा आप ऑडिट नहीं कर सकते, एक बंदा नहीं कर सकता है। और फर्म में अगर 5 पार्टनर है तो 5 को मल्टीप्लाई करो 20 से तो 100 हो गया। टोटल पार्टनर वाइज लिमिट लगती है, सबको ऐड कर लो तो फर्म की लिमिट निकल जाती है। बिफोर अपॉइंटमेंट जो है कंपनी जो है उनसे सर्टिफिकेट तो लेगी, जैसे मैंने बताया कि अपॉइंटमेंट करेंगे तो वैलिड होगा, क्वालिफाई वगैरह आप करेंगे, डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, वो सब देखेंगे। पर्सन जिस पर भैया कोई कोर्ट केस चला हुआ है, कोर्ट केस चल गया फ्रॉड वगैरह का, तो 10 साल तक अपॉइंट नहीं हो सकते आप ऑडिटर फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। अब पर्सन हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कोई सर्विसेज रेंडर कर रहा है कोई और, तो स्टैट ऑडिटर जो है कुछ अलग सर्विसेज नहीं दे सकता। हाँ टैक्स ऑडिट कर सकता है, साथ में कुछ चीज़ें कर सकता है, बट ये नहीं इंटरनल ऑडिटर ही स्टैट ऑडिट बनेगा, नहीं, इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कौन कौन सी सर्विस सेक्शन 144 में पढ़ेंगे अगर गिवन होगी तो। अगर जैसे ही अगर बंदा जो है अपॉइंटमेंट होने के बाद कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर लेती है तो भाई क्या होगा, माना जाएगा कि उसने वेकेट कर दिया, तो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी।
तो कैजुअल वैकेंसी एक इस तरीके से भी क्रिएट हो सकती है कि आप पहले क्वालिफाइड थे, बाद में डिस्क्वालीफाइड हो गए, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको फुलफिल करेंगे। रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर क्या है? देखिए रेमुनरेशन जो है वो कंपनी फिक्स कर देगी। फर्स्ट ऑडिटर की तो चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेंगे, बट अदरवाइज जो कंपनी फिक्स करेगी, मैनर बताएगी कि इनके रेमुनरेशन कैसे कैलकुलेट होगी। रेमुनरेशन में क्या क्या आएगा? जो भी उनको खर्चा दिया जा रहा है वो आएगा, बट अगर उन्हें कोई और प्रोफेशनल सर्विस का पैसा दिया जा रहा है वो नहीं आएगा। जैसे टैक्स ऑडिट की फीस दी जा रही है तो वो स्टैट ऑडिट की रेमुनरेशन में नहीं आएगा, वो अलग हो गया ना, किसी और सर्विस के लिए पैसा दिया। बट अदरवाइज जो भी आप खर्चा वर्चा दे रहे हो वो सारा रेमुनरेशन में डालोगे। समझ गए आप? जो भी उन्हें दिया जा रहा है फैसिलिटी वगैरह सब जो खर्चा लग रहा है सारा का सारा इसमें डाल दोगे। ऑडिटर की पावर क्या होती है? देखिए आप ऑडिट करने चाहेंगे तो आपको अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देगा, वाउचर नहीं देगा, भाई चेक करने हैं मुझे, इनवॉइस वगैरह चाहिए, तो आप कैसे करोगे? नहीं करोगे। तो ये आपका पावर है ना, आप ले सकते हो, ये आपका राइट है, एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स, एंटाइटल्ड टू हैव नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह किसी से पूछनी है, जानकारी लेनी है, वो ले सकते हो। सब्सिडरी के रिकॉर्ड भी ले सकते हो, और सब्सिडरी का किसी और ने ऑडिट करा है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी आपके पास आएगी। सब्सिडरी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो भी आपके पास आएंगे, तो वो सारी डिटेल आप ले सकते हैं। एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी के डिटेल्स आप ले सकते हैं। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है? ड्यूटी बहुत लंबी है सर, ऑडिटर की ड्यूटी बहुत सारी है, उन पर बहुत ज़्यादा भार चढ़ा हुआ है, उन्हें इन सब चीज़ों पर रिपोर्ट करना होता है। आपको जो है इसमें की पॉइंट्स जो है मार्क करके लिख सकते हो, छोटा छोटा लिख सकते हो कि भाई ये ड्यूटी है। जैसे कि द लोन्स एंड एडवांस मेड बाय द कंपनी, मेड का मतलब लोन्स एंड एडवांसेस किसी को दे दिए, तो दे दिए तो उसको सिक्योर किया नहीं किया, क्योंकि वो कंपनी का एसेट है, कंपनी के पैसे वहाँ पर गए हैं, तो क्या कंपनी ने उसको सिक्योर किया नहीं किया? कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, मेंबर्स के हित में तो है ना, कंपनी के हित में तो है ना, तो वो इंश्योर करना होता है। जो ट्रांजैक्शंस जो है कंपनी कर रही है वो सिर्फ बुक एंट्री से जो सिर्फ पास करी हुई है, एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं है, बट एंट्री इधर की उधर गई है, एक लेजर से दूसरे लेजर में, उसमें कहीं पे मैनिपुलेशन तो नहीं है ना, कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, हित में तो है ना। जहाँ पर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी बैंकिंग कंपनी नहीं है, उस केस में आपने जो शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करा था उसे कम पे तो नहीं बेच दिया, तो उसे डिस्क्लोज करना होगा। जहाँ पर आपका काम ही खरीदने बेचने का, वहाँ तो लॉस भी होगा, पर जहाँ आपका काम खरीदने बेचने का नहीं है शेयर्स, फिर भी आप खरीदते हैं शेयर, डिवेंचर, अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसे कम पर तो नहीं बेच रहे हैं, लॉस तो बुक नहीं कर रहे हैं, तो उसको जरा डिस्क्लोज करना जरूरी होगा। जो लोन्स एंड एडवांस दिए उसको कंपनी ने जो है डिपॉजिट के अंदर तो शो नहीं करती है, पर्सनल एक्सपेंसेस जो है रेवेन्यू में तो चार्ज नहीं कर दिया है। किसी के पर्सनल एक्सपेंस, डायरेक्टर वगैरह के कई पर्सनल एक्सपेंस होते हैं जो कंपनी के अकाउंट से पास कर देते हैं, तो उसे भी डिस्क्लोज करना होता है या फिर उसको ठीक करना होता है। देखिए कोई भी चीज़ आपको पकड़ में आई, अगर मैनेजमेंट ने उसको ठीक कर दिया, एग्री कर लिया, तो फिर रिपोर्ट नहीं होगा। हम रिपोर्ट किस पे कर रहे हैं? कई लोग बोलते हैं हमने पकड़ा, मैनेजमेंट ठीक कर लिया, तो फिर शेयर होल्डर को पता ही नहीं लगेगा। अरे तो ठीक हो गया तो फिर बताने की जरूरत क्या है? फाइनल स्टेटमेंट में जहाँ दिक्कत है और वो ठीक नहीं कर रहे हैं, वहाँ बताने की जरूरत है। इस बात को आप क्लियर रखना। जहाँ पर कैश में रिसीव हुआ है वहाँ पर आप देख लेना कि एक्चुअली में रिसीव हो गया ना, और जो पोजीशन स्टेट करी गई है वो करेक्ट है, मिसलीडिंग तो नहीं है ना। जो ऑडिटर है वो डेफिनेटली जो भी अकाउंट्स उसने एग्जामिन करें, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने चेक करी है, जिस पे वो साइन करने वाला है, उस पे जो है ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा, जिसे ऑडिटर रिपोर्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे, ऑडिटर जो है शेल टेक इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। डेफिनेटली जो भी वो कर रहा है उसकी ड्यूटी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनी ने पालन करें और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स उसने पालन करें हैं, जो एक्ट में बताए गए हैं वो पालन करना जरूरी है। साथ में ऑडिटर की ये ड्यूटी है कि यार वो अपना जो भी ओपिनियन है वो देगा, तो रिपोर्ट देना, ऑडिट रिपोर्ट देना ऑडिटर की ड्यूटी है, चेक करना भी ड्यूटी है, कुछ चीज़ों पर रिपोर्ट करना भी ड्यूटी है। तो अल्टीमेटली रिपोर्टिंग की ड्यूटी है अगर देखा जाए तो। ऑडिटर साथ में और किन चीज़ों पे रिपोर्ट करेगा? तो ऑडिटर बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, नहीं दे रही, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स का, जो पीएनएल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अदर मैटर्स है। और साथ में जो है ऑडिटर कुछ चीज़ों पर और रिपोर्ट करेगा। ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लंबी चीज़ें हैं, और साथ में कारों की रिक्वायरमेंट अलग आती है। तो यहाँ पर देखिए कई चीज़ों में रिपोर्ट तब करना होता है जब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, कहीं पे प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा लोन्स एडवांस वगैरह ये सब पढ़ा, तो है तब रिपोर्ट करोगे, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या रिपोर्ट करना होगा? क्या उसने सारी इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो उसकी टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज उसको लेनी चाहिए थी वो उसने ले ली है, नहीं ले ली? तो अगर मैं ऑडिट करने जाऊँगा तो मैं इंश्योर करूँगा कि भाई सारी चीज़ें मैंने ली है ना, कोई मेरे से चीज़ छूट तो नहीं गई ना। तो यहाँ पर ये उसकी ड्यूटी है रिपोर्ट करना। इन हिज ओपिनियन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है प्रॉपर बनाई जा रही है, एडिक्वेट बनाई जा रही है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ये तो है नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं है, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऑडिट कर रहे हो आप और ओके बोल रहे हो। भैया देख लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक ठाक बन रही है ना, पता लगे फूड पांडा की तरह एक्सेल में बना रहे हो सब लोग। पहले जब वो कुछ हुआ था फूड पांडा का स्टार्टिंग में, अब तो गायब ही हो गया शायद फूड पांडा, पता नहीं, बट उसमें एक्सेल में रिकॉर्ड बन रहे थे, कोई कंट्रोल ही नहीं था, पता नहीं कैसे काम हो रहा था। ब्रांच वगैरह की अगर ऑडिट किसी और ऑडिटर ने करी है तो वहाँ पर उसको बताना होगा कि उसको जो है टाइमली वो रिपोर्ट मिल गई है, राइट, ये उसको बताना होगा। और उसने उसको डील करा है, मतलब उसने उसको कंसीडर करा है अपनी रिपोर्ट में, क्योंकि ब्रांच का ऑडिट किसी और ने करा तो आपने उस पर रिलाई कर लिया, तो उसमें आप बताएंगे कि ब्रांच ऑडिटर की किसी और ने ऑडिट करी, यू आर डिस्क्लोजिंग दैट थिंग एंड यू हैव ऑलरेडी एंड यू हैव इंक्लूडेड दैट इन योर रिपोर्ट, इंक्लूडेड द फाइंडिंग्स इन योर रिपोर्ट। साथ में आप बताएंगे कंपनी की जो बैलेंस शीट पीएनएल बना है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से बना है, मतलब जो लेजर में एंट्री वगैरह रही है उसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए ना। एक्सेल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, बुक्स में कोई और एंट्री आ रही है, कुछ दिखा कुछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। उसी लेजर वेजर से जो एंट्री रिकॉर्ड हो रही है उसी से निकलकर बैलेंस शीट पीएनएल बना है ना, वो आप बोल रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई तो करती है ना। ऑब्जर्वेशन वगैरह कुछ आई है तो वो भी आप बताएंगे, जो जिसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है कंपनी की फंक्शनिंग पे, उसे भी आप डिस्क्लोज करेंगे। डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है ना अपॉइंटमेंट के लिए।
आपकी कोई क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन तो नहीं है, एडवर्स रिमार्क तो नहीं है कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर, और साथ में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बनाया नहीं बनाया उस पर आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं। साथ में प्राइवेट कंपनी जो है वो इस 9th वाली रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्टेड है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल से। मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी जो एग्जाम्प्ट है, अगर 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, बोरिंग जो है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बॉडी कॉर्पोरेट से 25 करोड़ से कम है। तो रिज्यूम करते हैं आगे पढ़ना। रूल नंबर 11 कहता है कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल, जहाँ पर भी रूल नंबर आएगा वहाँ पर समझ जाना कि इसी की बात कर रहे हैं। वो प्रोवाइड करता है कि ऑडिटर जो है, ऑडिटर रिपोर्ट जो है उसमें कुछ चीज़ें मेंशन करनी होगी, जैसे कि उन्हें बताना होगा कि क्या कंपनी ने जो है डिस्क्लोज करा इम्पैक्ट ऑफ द लिटिगेशन ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। लिटिगेशन का मतलब जो केसेस चल रहे हैं कंपनी के अगेंस्ट में, क्या उसका इम्पैक्ट डिस्क्लोज किया गया है। क्या कंपनी ने प्रोविजन बनाया है जो उसके फ्यूचर फोर्सिबल लॉसेज हैं, यानी कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उससे लॉस हो सकता है, क्या उसके लिए प्रोविजन बनाया गया है या नहीं बनाया गया है एज पर डेफिनेटली एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और जो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा डाल देना चाहिए, क्या डाला नहीं डाला, तो इन चीज़ों पर जो है ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है। तो आप कोई भी ऑडिटर रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, इन मैटर्स पर कमेंट किया होगा। जहाँ पर भी ऑडिटर ने जो है कुछ एडवर्स रिमार्क दिया है, कुछ नेगेटिव कमेंट दिया है, तो उसे उसका रीजन देना होगा। ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख सकता सब कुछ गलत है, उसे रीजन देना होगा व्हाई सेइंग द पर्टिकुलर थिंग। साथ में जो ऑडिटर है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का भी कंप्लायंस करेगा। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स हैं, वैसे तो आईसीए ने बनाए हैं, बट गवर्नमेंट जो है उसे पहले नफरा यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करने के बाद पब्लिश करेगी कंपनियों के लिए। तो जब तक नफरा नहीं बताती है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तब तक आईसीए के स्टैंडर्ड्स ही एप्लीकेबल रहेंगे। और नफरा बताएगी भी, एनएफआरए अगर बताएगी भी, तो उस केस में क्या होगा, वो आईसीए वाले ही स्टैंडर्ड्स होंगे। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स बाय ऑडिटर्स, तो सेक्शन नंबर जो है 143 सबसेक्शन 12 यहाँ पर दे रखा है। अगर ऑडिटर जो है उसको फ्रॉड मिलता है जो 1 करोड़ उससे ज़्यादा का है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 करोड़ उससे ज़्यादा का है, दैट इज कमिटेड इन द कंपनी, जो उसके ऑफिसर या एम्प्लॉय ने करा है, तो उस केस में ऑडिटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। कैसे रिपोर्ट करेगा, पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी जो भी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ऑडिट कमेटी तो ऑडिट कमेटी नहीं तो बीओडी को जो है 2 दिन के भीतर जो है बताएगा, और उसके बाद जो है 45 डेज में जो है वो उसका रिवर्ट का वेट करेगा कि भैया रिवर्ट दे दो, रिवर्ट दे दो, रिवर्ट दे दो। जब उसे रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी, तब ऑडिटर जो है उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह जो कमेटी वगैरह है वो अपने रिवर्ट दे देगी, तो फिर ऑडिटर उसका काउंटर रिप्लाई जो है तैयार करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है 15 दिन में अपनी रिपोर्ट भेज देगा कि ये मैंने ऑब्जर्वेशन दी, ये इश्यूज़ थे, मैंने उन्हें बताया, उनके रिमार्क्स है और उस पर मेरे रिमार्क्स ये हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड कर देगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी भेजती नहीं है, 45 डेज में रिप्लाई नहीं करती है, उस केस में जो भी ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन थी, जो उसने पकड़ा था फ्रॉड, जहाँ पर उसको लगता था रीज़न टू बिलीव कि यहाँ फ्रॉड है ही, उसके लिए कोई पुख्ता सबूत थे कि भैया ये फ्रॉड का ही केस है, तब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करता है। तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्लाई नहीं कर रहे तो डायरेक्टली आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कौन बंदा होगा जो भैया ऑडिटर जाएगा और रिपोर्ट में जो है पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोलेगा देखो मैंने फ्रॉड पकड़ लिया, और फिर उनका रिवर्ट का वेट करेगा कि रिवर्ट करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजूंगा, नहीं करोगे तो भी भेजूंगा। भाई उसको अपनी जान प्यारी है, समझ रहे हो आप कितना रिस्क होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। बहुत सारे सीएस हैं जहाँ पे सर्टिफिकेशन सर्विस आएगी, जहाँ पर साइन करने का अथॉरिटी आएगा, वहाँ पर तो गुंडागर्दी भी होती है, आपको नहीं पता, बट गोली वोली चलते हुए मैंने तो सुने हैं केसेस, गोली वोली भी चलती है। अगर फ्रॉड एंड फॉरेंसिक ऑडिट जो होती है आपकी जो होती है उसके केसेस आ गए फॉरेंसिक ऑडिट के, तो वहाँ तो भैया बहुत केसेस मैंने सुने, धमकी आती हुई देखी है। अभी जो रिसेंटली आर्टिकल स्टूडेंट का फ़ोन आया था, वो कहता कि मैं जो सीए से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसने कहा भाई मैं तो गन पॉइंट पे रह चुका हूँ, कर ले जो करना है। तो इतने ज़्यादा रिस्क होते हैं, तभी तो मैं सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि अगर सही काम करोगे तो गन पॉइंट पे रखे जाओगे, अगर गलत काम करोगे तो पैसे छापोगे, बट गलत आप करना नहीं चाहते, हमने शपथ खाई है। तो यानी कि अगर साइन करके करोड़ों कमाने हैं वो तो साल भर में कमाए जा सकते हैं। इतने ही लोगों को मैं जानता हूँ जो सुनने मिलता है कि भैया 1-1.5 साल में सीए की प्रैक्टिस करी, करोड़ों रुपये कमा लिए। तो गलत करके तो कमा सकते हैं, सही करके कमाना में मुश्किल है, तो इसीलिए जो है सही करना है, इसके लिए मैं वो प्रैक्टिस करता ही नहीं, साइन वाइन का काम करता ही नहीं। रिपोर्ट जो है वो किसको भेजोगे, गवर्नमेंट को भेजने का मतलब है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है उसके सेक्रेटरी के नाम लिखकर आप जो हैं आप उसे रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे, एक्नॉलेजमेंट ड्यू या स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो जल्दी पहुंचेगा, उसकी रजिस्ट्री में एंट्री होगी कि उन्होंने रिसीव कर लिया है। साथ में ईमेल के थ्रू आप कन्फर्मेशन मेल भी भेजेंगे कि हमने आपको भेज दिया है, ट्रैकिंग नंबर है। रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर अपने लेटर हेड पे देगा, उस पर सारा वो सीए वाला लोगो होगा, उसकी फर्म का नाम, एड्रेस वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह सब होगा, मेंबरशिप नंबर सब कुछ होगा। रिपोर्ट का फॉर्मेट दे रखा है वो ADT4 है, मुझे नहीं लगता किसी भी सीए ने ADT4 का यूज़ किया होगा, शायद ही किसी ने करा होगा, सदियों में किसी ने करा होगा, ऐसा होगा, या 1 साल में कोई एक मुश्किल से करता होगा, या वो भी नहीं करता होगा। इट्स रेयर टू फाइंड। अच्छा, अगर आपका फ्रॉड जो 1 करोड़ से कम है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इमीडिएटली बताएंगे, 2 दिन के भीतर बताएंगे, और उसमें आप क्या क्या बताएंगे, उसमें आप जो है नेचर ऑफ फ्रॉड बताएंगे, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, पार्टीज इन्वॉल्व है। देखिए हो सकता है कि उसके किसी ऑफिसर इंप्लॉय ने करा जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भनक ना हो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इन्वॉल्व है तब तो आपको पता नहीं होगा, तब तो फंसेंगे बुरी तरह कि भैया जिसने गड़बड़ करी उसी को आपने बता दिया, बिकॉज दे आर बिहाइंड द फ्रॉड, और वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपको तो लग रहा था एम्प्लॉय वगैरह नहीं कराए।
यहाँ पे सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि उसी में फिर जो है आपको पैसे ऑफर होंगे, और पैसे ऑफर होंगे नहीं मानोगे तो फिर जान का भी खतरा है। आपकी मर्जी है, जो करना है कर लेना उस टाइम। उसके बाद जो है ऑडिट कमेटी जो है, कमेटी या बोर्ड है, वो भी बोर्ड रिपोर्ट में जो है डिस्क्लोज करेंगे जो भी नेचर ऑफ फ्रॉड है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। भाई एम्प्लॉय ने करा है, वो ये बोलेंगे एम्प्लॉय ने करा है, हमने नहीं करा है ना। तो वो पकड़ में आया है तो उसको बताएंगे। कई लोग होते हैं ना 2-3 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय मिलकर फ्रॉड कर लेते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें पता लगेगी, उसमें क्या अमाउंट इन्वॉल्व है, पार्टीज़ इन्वॉल्व है। अगर रेमेडियल एक्शन नहीं लिया तो पार्टीज़ के नाम दे दो, और रेमेडियल एक्शन लिया तो क्या एक्शन आपने लिया है उसके बाद वो दे दो कि भैया एक तो हमने पुलिस कंप्लेन कर दी, इनके अगेंस्ट केस चला दिया, इन्हें ऑफिस से निकाल दिया, साथ में जो अमाउंट की रिकवरी है उसके लिए अब जो केस चल रहा है उसमें हम देखेंगे, ये हमने प्रोसीडिंग करी है, तो फिर तो ठीक है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर। इन पर भी यही फ्रॉड वाले जो प्रोविजन आपने पढ़े, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉलो करने होते हैं, तो इन्हें अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में या सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में कंपनी सेक्रेटरी को सेम चीज़ फॉलो करनी होती है। इन्हें फ्रॉड पकड़ में आएगा तो ये भी सेम चीज़ फॉलो करेंगे। कभी भी ऑडिट करते तो चीज़ें पता लगी सकती है। आगे बात करते हैं पेनल्टी। अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो 1 लाख रुपये से जो है 25 लाख रुपये तक की जो है फाइन लग सकता है। बस यही है और कुछ भी नहीं है। तीनों पर लग सकता है, जो भी मतलब कंप्लाई नहीं करेगा उस पर लग सकता है। स्टैट ऑडिटर हो, कॉस्ट ऑडिटर हो, सेक्रेटरियल ऑडिटर हो। गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 143 के कुछ सब सेक्शंस में बात लिखी है, 5, 6 एंड 7 सब सेक्शंस है। इसमें जो है सीएजी ऑडिट गवर्नमेंट की करता है। सीएजी ऑडिट गवर्नमेंट कंपनियों की नहीं करता, गवर्नमेंट कंपनियों के लिए जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करता है। तो यानी कि आपको जो है ऑडिटर जो होते हैं सीए बनने के बाद आपको जो है सीएजी से काम मिल सकता है, गवर्नमेंट कंपनी ऑडिट करने का जो है आपको काम मिल सकता है। तो उस केस में आप जो है सीएजी के साथ इम्पैनल कर सकते हैं अपने आप को, इसे इम्पैनलमेंट बोलते हैं। अपने आप को लिस्ट करवा सकते हैं, तो उसमें जो भी होगा आपको भी चुना जा सकता है। तो जो सीएजी है वो आपको पूरा गाइड करेगा, वो आपको डायरेक्शंस वगैरह देता रहेगा। आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट के साथ लिखना होगा कि आपको क्या डायरेक्शन सीएजी ने दिए, क्या आपने उस पर एक्शन लिया, क्या इम्पैक्ट है ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। उन पर्टिकुलर जो भी चीज़ें आपने डायरेक्शंस का पालन करा। तो सीएजी को आपने रिपोर्ट दे दी। सीएजी जो है 60 दिन में उसके पास ऑप्शन है कि वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है कि भाई जो तुमने चेक करा वो तो ठीक है, बट कुछ चीज़ें जो है और चेक कर लो, है ना। तो वो भी करा सकते हैं। जैसे आप आंसर शीट में सप्लीमेंट्री शीट मांगते हैं ना, एक्स्ट्रा शीट मांगते हैं, वैसे ही सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाई जा सकती है। और उसके बाद क्या होगा, उस सप्लीमेंट्री ऑडिट को कराया जाएगा, है ना। जो भी पर्सन वगैरह होंगे जिसको सीएजी ने बोला है वो करेगा, और जो भी सप्लीमेंट्री ऑडिट का रिजल्ट आएगा उस पर सीएजी अपने कमेंट्स भी लिखेगा। जो भी सीएजी ने कमेंट किया है ऑडिट रिपोर्ट पर, सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट पर जो भी कमेंट वगैरह लिखा है वो कंपनी को भेजा जाएगा, और सभी पर्सन को भेजा जाएगा जो भी हैं, एवरी पर्सन जो एंटाइटल्ड हैं उस रिपोर्ट को लेने के लिए, जो उसके मेंबर हो सकते हैं, जो कि डेफिनेटली गवर्नमेंट तो होगी, तो उन सबको भेजा जाएगा। साथ में एजीएम में भी रखा जाएगा। बस यही बात लिखी है और कुछ नहीं लिखी है। सीएजी जो है वो डेफिनेटली कंडक्ट कर सकता है टेस्ट ऑडिट भी। तो टेस्ट ऑडिट यानी सैंपल चेकिंग भी कर सकता है, क्योंकि उसने खुद ऑडिट नहीं करके किसी ऑडिटर को अपॉइंट करा है, सीए को अपॉइंट करा है, तो सैंपल पर भी जो है खुद भी चेक करना चाहे तो कर सकता है। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच क्या है? देखिए, ब्रांच का वैसे तो ऑडिट आप खुद कर सकते हैं, कंपनी का ऑडिटर ही करेगा, चाहे ब्रांच इंडिया में हो इंडिया के बाहर हो। बट आप चाहें तो अगर ब्रांच इंडिया में है और आप ऑडिट नहीं कर रहे हैं, कंपनी ने कोई और अलग से ब्रांच ऑडिटर रखा हुआ है, ब्रांच बहुत बड़ी है, तो उस केस में जो भी बंदा एक सीए हो सकता है, कंपनी की ऑडिट करने के लिए क्वालिफाई कर सकता है, वैसे ही बंदे को जो है कंपनी ब्रांच के ऑडिट के लिए भी रख सकती है और अलग से ऑडिट करा सकती है। फिर कंपनी ऑडिटर का जो है जिम्मेदारी है कि वो ब्रांच के ऑडिटर की रिपोर्ट और जो उसने काम किया है उसको कंसीडर करे अपनी रिपोर्ट में, या कुछ सैंपल पर चेक करना चाहते हैं तो सैंपल पर चेक भी करे। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनी के ऑडिटर की ही रहेगी, क्योंकि वो कंपनी की पूरी ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करने वाला है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर साइन करने वाला है। इंडिया के बाहर अगर ब्रांच है तो कंपनी का ऑडिटर तो कर ही सकता है, पर कंपनी का ऑडिटर जो है दूसरे ऑडिटर पर भी रिलाई कर सकता है, जो कि डेफिनेटली उस कंट्री में जो ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाई करता होगा, उसे रखा होगा, तो उसकी रिपोर्ट भी जो है उसकी रिपोर्ट पर भी जो है रिलाई किया जा सकता है। मतलब बड़ी कंपनी है, उसका बजट है ऑडिटर को वहाँ भेजने का, तो वहाँ जाएगा, ऑडिट करेगा। नहीं तो जो है सैंपल पर चीज़ें चेक करेगा, दूसरे की रिपोर्ट पर रिलाई करेगा, और उसने डील करा है प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करेगा, तो उसमें सब कुछ बातें लिखी है, वो हमने ऑडिटिंग में पढ़ा है। जो भी कंपनी के ऑडिटर की पावर ड्यूटीज़ होती है वही सब ब्रांच के ऑडिटर की भी होती है, कि फ्रॉड वगैरह पे रिपोर्ट करना है या जो भी चीज़ें हैं वो उसको भी फॉलो करनी होती है। और सिमिलरली जो है कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, उस पर भी यही प्रोविजंस लगेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ बात करते हैं कुछ ना कुछ जो है सर्विसेज जो सीए रेंडर नहीं करेगा, जो ऑडिटर है वो रेंडर नहीं कर सकता है। जैसे कि बुक कीपिंग, आप खुद ही जो है बुक्स बना रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के सारे मेंटेन आप ही करते हैं और आप ही उसकी ऑडिट कर रहे हैं, नहीं हो सकता। इंटरनल ऑडिट आप ही कर रहे हैं और उसके बाद स्टैट्यूटरी ऑडिट आप ही कर रहे हैं, आप ही ने उनके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है वो आपने जो है इंप्लीमेंट कराया है और उसकी ऑडिट आप ही कर रहे हैं। उस पर आप बोलना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि आप इंटरनल कंट्रोल भी चेक करते हैं ना, तो आपने ही इंप्लीमेंट करा है इंटरनल कंट्रोल, आप ही उसको चेक कर रहे हैं। एक्चुरियल सर्विसेज दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं। ये पिक्चर नीचे कैसे आ गई? इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं। कट गया, नहीं आ रहा तो मुझे याद है तो मैं बता रहा हूँ आपको। रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, या फिर कोई और सर्विसेज जो प्रिस्क्राइब्ड है। यानी कि आप जो हैं उन्हें ये सारी सर्विसेज ना दें तो ही अच्छा है, डायरेक्टली भी ना दें, इनडायरेक्टली भी ना दें। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हो गया
कि आप खुद ना दें, आपके रिलेटिव के थ्रू भी ना प्रोवाइड कराएं सर्विसेज, या फिर जो बंदा आपसे एसोसिएटेड है या फिर जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, आपका किसी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, उससे भी ना कराएं, या कोई कॉमन ट्रेडमार्क या ब्रांड में ही फर्म्स आ रही है उससे भी ना कराएं। फर्म के केस में भी यही है कि फर्म जो है खुद ना दे या किसी पार्टनर के थ्रू ना करवाए, या कोई फर्म की हेडर कंपनी है, हेडर फर्म है, उससे भी ना कराएं, कोई सब्सिडरी है फर्म की उससे भी ना कराएं। ये सारी सर्विसेज पता लगे ना, फर्म ने एक कंपनी बनाई है, कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है और वो कंपनी से जो है इंटरनल ऑडिट करवा रही है और खुद स्टैट ऑडिट कर रही है, तो नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो आप। एसोसिएट है उस फर्म की, या फिर एंटिटी इन विच फर्म हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, 20% उससे ज़्यादा का कंट्रोल है, या फिर इन विच द पार्टनर ऑफ द फर्म हैज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल, या फिर सेम ट्रेडमार्क में जो है एंटिटीज़ हैं। जैसे मैंने बताया ना, एक नेटवर्क फर्म है, RSM है, तो एक नेटवर्क है, उसमें किसी और नेटवर्क फर्म ने इंटरनल ऑडिट कर दिया और किसी और ने जो है स्टैट ऑडिट कर दिया, तो वो आपस में लिंक्ड तो है ना, तो उससे नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इसमें दोस्त दो हैं, एक दोस्त अपनी फर्म खोल लेता है, एक दोस्त अपनी खोल लेता है। दोस्त यार जो है आपस में ट्रस्ट करते हैं, उसमें कोई रिलेशन भी नहीं होता, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं होता, तो एक बंदा इंटरनल ऑडिट बुक कीपिंग कर लेता है, दूसरा वाला स्टैट ऑडिट कर लेता है। ऐसे काम चलता है। ऑडिटर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने ऑडिट कर दिया तो उसका काम है कि वो साइन भी करेगा और जो भी क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन है वो कंपनी को बताएगा भी, जनरल मीटिंग में उसे पढ़ा जाए, वो उनके सामने रखेगा। और साथ में ऑडिटर जो है जनरल मीटिंग को अटेंड भी कर सकता है, क्योंकि जो भी नोटिस वगैरह होंगे जनरल मीटिंग के वो ऑडिटर को भी फॉरवर्ड करे जाएंगे, तो ऑडिटर खुद भी जा सकता है या अपनी जगह पर कोई और बंदे को भेज सकता है, बट वो बंदा भी क्वालिफाइड होना चाहिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए। ये नहीं ना कि ऑडिटर नहीं जा पा रहा एजीएम तो पीएन को भेज दिया कि भाई तू जाकर पढ़ा, क्योंकि एक्ट में लिखा है आप किसी को भेज सकते हो। अरे आप नहीं जा रहे तो आप अपने जैसे ही क्वालिफाइड बंदे को भेज सकते हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। दूसरा भी सीए होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग में होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, ऑडिटर अपॉइंट होने के वही जा सकता है। पनिशमेंट क्या है कॉन्ट्रावेंशन के लिए, सेक्शन 147, यानी कि यहाँ पर 147 में तो कॉन्ट्रावेंशन लिखा हुआ है कि कितना पेनल्टी देना पड़ेगा आपको अगर कंपनी ने जो है कोई भी उल्लंघन किया इन प्रोविजंस का। सेक्शन 139 से 146 सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं, जनरल सेक्शन है। अगर कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं बताइए तो ये वाली लगेगी 139 से 146 में जितने भी सेक्शंस आ रहे हैं उन सभी के लिए। तो कितना है, 25,000 से 5 लाख तक का फाइन है। और ऑफिसर्स पर कितना है, उनको तो जेल हो सकती है, और साथ में क्या हो सकता है, 10,000 से 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। और ऑडिटर के लिए, ऑडिटर ने कंप्लेन नहीं किया तब क्या होगा, दोनों चीज़ें हो सकती है ना, कंपनी ने नहीं किया तो भी होगा, ऑडिटर ने नहीं किया तो ऑडिटर पर होगा। तो उसमें जो है उसको कम से कम जो है 25,000 से 5 लाख तक का फाइन लग सकता है, या रेमुनरेशन का 4 गुना, विच एवर इज लेस, मतलब 5 लाख रुपए या फिर रेमुनरेशन का 4 गुना, विच एवर इज लेस, वो उसकी मैक्सिमम पेनल्टी होगी। और 25,000 तो मिनिमम है ही है। अगर ऑडिटर ने जो है जानबूझकर करा है फिर तो जेल हो सकती है 1 साल के लिए। और साथ में क्या होगा, 50,000 रुपये से 25 लाख रुपये तक का फाइन लगेगा, या फिर 8 टाइम्स द रेमुनरेशन विच एवर इज लेस। तो यानी मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 25 लाख रुपये, या फिर 8 टाइम्स द रेमुनरेशन विच एवर इज लेस। फर्दर ऑडिटर को जो है सारी रेमुनरेशन रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर उसने ये चक्करबाजी में पड़ गया, इसमें जो है कॉन्ट्राविन कर दिए प्रोविजंस और जानबूझ के करे, तो उसे रेमुनरेशन रिफंड करनी पड़ेगी। डैमेजेस वगैरह भी देने पड़ सकते हैं जिनको लॉस हुआ है, क्रेडिटर को, मेंबर्स को जो लॉस हुआ है उसके लिए डैमेजेस भी देने पड़ सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए बॉडी बनाएगी जो सारे डैमेजेस का पैसा लेकर कंसर्न पर्सन को देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी। ऑडिट फर्म की भी लाइबिलिटी हो सकती है डेफिनेटली। जितने भी पार्टनर्स वगैरह हैं जो इन्वॉल्व हैं फ्रॉड में, अगर फ्रॉड करने की कोशिश करी गई है तो जो पार्टनर्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे सिर्फ वही लाइबल होंगे, जो पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं है वो लाइबल नहीं होंगे। आगे बात करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक सेक्शन 148 बनाया है जिसमें कुछ कंपनीज पर बोला गया है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, बड़ी कंपनीज होती है, ये हमने ऑडिटिंग में पढ़ा हुआ है, यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं और है भी नहीं। तो यहाँ पर बोला गया है कि उन कंपनीज़ को, कुछ कंपनीज़ को जिसकी लिमिट होती है, क्राइटेरियाज होते हैं, आप मान लीजिए बड़ी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके लिए ज़्यादातर जो है बताया गया है कि उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड भी बनाने होते हैं और उनमें से काफ़ी कंपनीज़ को जो है कॉस्ट ऑडिट भी करानी होती है। तो उसके लिए जो है कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर अपॉइंट होगा जो प्रैक्टिसिंग होगा। सारे वही क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन लगेंगे, कोई रिलेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें लगेगी। और उसके बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा और उसके बाद जो कंपनी है वो 30 दिन में जो है इस रिपोर्ट को आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्निश करेगी सभी इन्फॉर्मेशन के साथ। जो भी रिजर्वेशन है, क्वालिफिकेशन उसने दी है, क्वालिफिकेशन का मतलब कमेंट करा है एडवर्स में, उसे क्वालिफिकेशन बोलते हैं कि ठीक नहीं है, इसको छोड़ के सब कुछ ठीक है, तो वो जो ठीक नहीं है उसे क्वालिफिकेशन बोलते हैं। वो सब जो भी दिया है उसे आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस रिपोर्ट के बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मंगवा सकती है विद इन सच टाइम एज में बी स्पेसिफाइड बाय दैट गवर्नमेंट। तो बस यही लिखा है। और अगर कॉन्ट्राविन करेगा तो वही पेनल्टी लगेगी, अगर कोई फ्रॉड वगैरह करेगा, दिक्कत करेगा तो ये सब पेनल्टी लगेगी जो एक ऑडिटर को लग रही थी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को लग रही थी। अब बात करते हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नफरा बहुत बड़ा है, इसका कुछ प्रोविजंस मैंने यहाँ समरी में नहीं लिखे हैं। जो प्रोविजंस लिखे हैं वो ऑडिट से रिलेट करते हैं कि नफरा जो है वो ऑडिटर को भी मॉनिटर करने के लिए आ गई है
पहले तो ICAI मॉनिटर करती थी, अब नफरा आ गई, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। यही अथॉरिटी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला जो है काम करती है। यही है जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का भी जो है बात करेगी, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी बताएगी। नफरा ही है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और यही है जो ऑडिटर को मॉनिटर करेगी। बट सबको नहीं, जो लिस्टेड कंपनी के होंगे, बड़ी कंपनीज के होंगे, उन ऑडिटर को जो है मॉनिटर कर सकती है, यानी कि उनके क्वालिटी चेक कर सकती है, उनके वर्क का, उनके वर्किंग पेपर को रिव्यू कर सकती है, देख सकती है कि भैया ऑडिटर का क्या सिस्टम है, वो कैसे ऑडिट कर रहा है, क्या चीज़ें फॉलो कर रहा है, स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, क्वालिटी मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर जो है नफरा ऑडिटर को बोल सकती है, आप अपने इंटरनल प्रोसेसेस बताओ जिससे आप अपनी क्वालिटी को प्रमोट करते हैं, रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, रिस्क को रिड्यूस करते हैं, तो आप मुझे बताइए। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नफरा सब कुछ मांगेगा और परफॉर्म करेगा, चेक करेगा अपने ऑफिसर की मदद से कि भैया ये बंदा सही कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। उसके बाद अपनी फाइंडिंग को पब्लिश करेगा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे पब्लिश भी कर सकता है। हालांकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पब्लिश नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल दैट इज़ नेसेसरी, और जो भी उसकी फाइंडिंग वगैरह होगी, रिपोर्ट होगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड करेगा। और जहाँ पर नफरा को लगेगा कि भैया ऑडिटर ने कुछ ना कुछ प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट कर दिया, एक तरह से वायलेट कर दिया है जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं उसका, तब वो जो है आगे कार्रवाई करेगा, तो फिर अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में आगे सेंड कर देगा। ओवरसीइंग द क्वालिटी ऑफ द सर्विस एंड सजेस्टिंग मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट। हाँ, नफरा जो है मैंने बताया कि वो आपकी क्वालिटी चेक कर रहा है, इंप्रूवमेंट के लिए मेजर्स भी बता रहा है, और फिर ये देख रहा है टाइम टू टाइम ऑडिटर से मांग रहा है कि जो मैंने चीज़ें तुम्हें बताई थी वो इंप्रूवमेंट तुमने करी है नहीं करी, मुझे आप सेंड करो। मॉनिटर भी करेगा ऑडिटर की इंप्रूवमेंट को, जैसे कि उसने कमेंट्स करे कि भाई चीज़ें चेंज करो, ऐसे इंप्रूव करो, अब ऑडिटर उसको रिपोर्ट करके देगा हाँ हमने चेंज करा है ना। नफरा साथ ही में जो है केसेस को जो है ICAI को भी भेज सकता है, ICAI की डिसिप्लिनरी कमेटी है, या फिर मंगवा सकता है ICAI से कि भैया इस पर्टिकुलर फर्म पर कोई केसेस आपके वहाँ तो नहीं चल रहा है, आपके यहाँ तो कोई केस नहीं चल रहा है, इसी फर्म का तो डिटेल मंगवा सकता है, भेज भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, मे रेफर केसेस विद रिगार्ड टू ओवरसीइंग द क्वालिटी, कहाँ आप किसको भेज सकता है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को भेज सकता है ICAI के, और इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है। साथ ही में जो है वो असिस्टेंस भी ले सकता है एक्सपर्ट्स की, तो वो तो ले ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। CA फर्म्स को ओवरसाइट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए CA फर्म्स के ऊपर बैठने वाला बंदा आ गया है। नेक्स्ट क्लास जो है इसमें प्रोस्पेक्टस और जो आपके दोनों चैप्टर, उसमें मेरा वीडियो नहीं आएगा, क्विकली आपको गो थ्रू करा दूंगा नोट से। दोनों ही चैप्टर जो हैं एक एक छोटे छोटे वीडियो में आ जाएंगे, और उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।